नमस्कार, स्वागत आप सब लोगों का। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये हमारे भारत के प्रियम्बल में लिखा है, आप देख सकते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन इस देश में हर साल इतने इलेक्शंस होते हैं, उन्हें देख के ये कहना गलत नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्री होने के साथ साथ भारत एक इलेक्शन कंट्री भी है। ये शब्द इलेक्शन लैटिन भाषा के एलिगर से आया है, जिसका मतलब होता है चूज़। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक इलेक्शन का मतलब होता है एक फॉर्मर या ऑर्गेनाइज्ड चॉइस जो कि लोगों के द्वारा वोट देके की जाती है किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस के लिए या किसी भी और पोजीशन के लिए। लेकिन भारत के चुनावों के लिए आपने एक टर्म सुनी होगी, जनरल इलेक्शंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इलेक्शंस और जनरल इलेक्शंस में क्या फ़र्क है? इलेक्शंस तो हमने देख लिया, लेकिन जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं? मरियम वेबस्टर के मुताबिक जनरल इलेक्शंस वो इलेक्शंस होते हैं जहां पे रेगुलर इंटरवल्स पे जो कैंडिडेट्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, या तो पूरे के पूरे देश में या पूरी स्टेट में या फिर अधिकतम कॉन्स्टिट्यूंसीज में। तो जब रेगुलर इंटरवल्स में इलेक्ट किया जाएगा कैंडिडेट को, उसको हम कहते हैं जनरल इलेक्शंस। अब रेगुलर इंटरवल भारत के केस में अगर आप देखें तो 5 साल है। स्टेट में एमएलए और नेशन में एमपी, ये कैंडिडेट्स हैं जिनको अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में 5 साल के बाद एक रेगुलर इंटरवल के बाद इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। तो वो जो प्रोसेस है जहाँ पे इन लोगों को इलेक्ट किया जाएगा रेगुलर इंटरवल के बाद, उसको हम जनरल इलेक्शंस कहते हैं। अब सवाल है कि इलेक्शंस क्यों ज़रूरी हैं, इसका पर्पस क्या है? देखिए, सबसे पहले इलेक्शंस जो हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का एक फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ वो वोटर्स को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अपने लीडर्स को चुना जाए, सिलेक्ट किया जाए, और उसके साथ साथ उनकी जो ऑफिस में परफॉर्मेंस होगी उसको अकाउंटेबल भी ठहराया जाए। अब यहाँ पे ये सवाल आप लोगों के लिए है कि क्या इस देश में अपने पॉलिटिशियंस को, अपने लीडर्स को, अपने एमपीज़ और एमएलएस को आप लोग अकाउंटेबल ठहराते हो कि नहीं ठहराते हो? अगर ठहराते हो तो किस प्रकार से ठहराते हो, और अगर नहीं ठहराते हो तो क्यों नहीं ठहराते हो, और कैसे ठहराया जा सकता है? इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यही हमारे डेमोक्रेसी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लोकतंत्र का यही मतलब है। अगर आप व्यक्ति पूजन करते हो तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र का यही मतलब है कि जब आपने किसी व्यक्ति को इलेक्ट करके चुना है तो उसे अकाउंटेबल भी ठहराया जाए और उससे परफॉर्मेंस के बारे में भी पूछा जाए, सवाल पूछे जाएँ। नेक्स्ट आपके पास आता है कि जो इलेक्शंस हैं वो सिटीजन्स का, नागरिकों का, देश के नागरिकों का या स्टेट के नागरिकों का एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने में, एक पब्लिक ओपिनियन बनाने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, आम जनता है, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी देता है अपना हे से दिखाने के लिए, ताकि उन लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आए कि भैया हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे पास ये पावर है कि हर 5 साल में हम अपने नेताओं को, अपनी मर्जी के नेताओं को चूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मान लो कोई व्यक्ति अगर वोट नहीं भी दे रहा है तो वो भी उसकी एक अपॉर्चुनिटी है, वो भी उसकी एक सेटिस्फेक्शन है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी के साथ अलाइन नहीं करूँगा, मुझे कोई भी पार्टी पसंद नहीं है। इंडिया में नाटो का भी एक ऑप्शन है, दैट इज़ नन ऑफ द अबव, लेकिन उसके बाद भी कई लोग हैं जो वोट नहीं भी देते हैं। उसके पीछे बहुत कारण होते हैं। कई लोगों के पास तो अवेयरनेस नहीं होती है, और कई लोग जो है वो ज़्यादा शिट नहीं देते कि छोड़ पर यार, सारे पॉलिटिशियन एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। तो कारण जो भी हो, लेकिन ये भी उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो ना चाहें वोट देना तो ना भी दें, और इस प्रकार से भी वो अपना जो डिससेटिस्फेक्शन है पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल कम्युनिटी से, वो दिखा सकते हैं। अब हमारे भारत में स्टेट और सेंटर के अलग अलग चुनाव होते हैं। एक बार केंद्र का चुनाव होगा, उसके बाद अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग समय चुनाव होते हैं। अभी ये जो अलग अलग चुनाव हो रहे हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी होती है, बहुत ज़्यादा पैसे की बर्बादी होती है, एजुकेशन में असर पड़ता है बच्चों की, क्योंकि जो ये चुनाव होते हैं, ये आप सबको पता है कि वोट कहाँ डाले जाते हैं, जो पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं वो स्कूल्स में बनाए जाते हैं। तो जिस दिन इलेक्शंस होंगे उस दिन स्कूल में छुट्टियाँ होंगी, फिर जिस दिन इलेक्शन होते हैं उससे 1-2 दिन पहले भी बच्चों को छुट्टियाँ दे दी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि किस प्रकार से हम इलेक्शन जो भी पूरी प्रोसेस है उसको कंडक्ट करें। इसके साथ साथ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको भी हैम्पर किया जाता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है उसको रोकना पड़ता है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका पूरा का पूरा ध्यान इलेक्शंस को कंडक्ट कराने में लगता है। तो क्योंकि इस प्रकार के जो ये अलग अलग इलेक्शंस हैं स्टेट के, सेंटर के, यहाँ इतने ज़्यादा नेगेटिव्स हैं, इसलिए यहाँ पे बात आती है वन नेशन वन इलेक्शन की, दैट इज़ साइमल्टेनियस इलेक्शंस की। साइमल्टेनियस का मतलब ही होता है एक साथ, यानी पूरे के पूरे भारत में केंद्र के चुनाव
और राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाएं, साइमल्टेनियस कराए जाएं। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में देखेंगे, जिन्हें वन नेशन वन इलेक्शंस भी कहते हैं। हम देखेंगे इसके प्रोस क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, कुछ लोग जो इसके पक्ष में बात करते हैं वो क्या तर्क देते हैं, जो इसके विपक्ष में बात करते हैं वो क्या तर्क देते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं, रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात कही है। इस लेक्चर में आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। इंडियन पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स हैं जो पिछले काफ़ी समय से खबरों में हैं, जैसे कि हाल ही में हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन देखा था हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ। इसके साथ साथ कुछ समय पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड भी खबरों में था। यूनिफॉर्म सिविल कोड और नो कॉन्फिडेंस मोशन, इन दोनों को हमने अलग वीडियोस में कवर किया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आपके करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों टॉपिक्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस को तो हम अभी कवर करा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड और नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो वीडियोज़ हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन पॉलिटी, वहाँ पर आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अब जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो भारत में 3 टायर गवर्नमेंट होती है। 3 टायर में यहाँ पे सरकारें चलती हैं, लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडीज़। अब एक जो कॉमन परसेप्शन है साइमल्टेनियस इलेक्शंस का वो ये है कि इन तीनों में जब एक साथ इलेक्शंस कराए जाएंगे तो उनको हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस बोलेंगे। लेकिन लोकल बॉडीज़ की प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा है नंबर में। इंडिया में बहुत ज़्यादा लोकल बॉडीज़ हैं, तो इतनी ज़्यादा लोकल बॉडीज़ में एक साथ चुनाव कंडक्ट कराना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन डिफ़िकल्ट है। उसके साथ साथ जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होते हैं ये स्टेट का सब्जेक्ट होते हैं, प्राइमरीली ये स्टेट का सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो काम नहीं करता है, यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशंस काम करते हैं। क्योंकि लोकल बॉडीज़ का नंबर बहुत ज़्यादा है और ये स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट इलेक्शन कमीशन इनके जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट कराता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सट्रीमली चैलेंजिंग होगा लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस के साथ इनका इलेक्शंस, लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन कंडक्ट कराना। ये एक्सट्रीमली चैलेंजिंग है, हालांकि ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा है। इसलिए जब हम भारत में साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस आते हैं। जब इन दोनों इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज़ किया जाएगा, लोकसभा के इलेक्शंस को और सारी के सारी स्टेट्स के विधानसभा के इलेक्शंस को, जब इन सारों को सिंक्रोनाइज किया जाएगा और एक साथ इनका इलेक्शंस कराए जाएंगे, उसको हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस बोलते हैं। अब इंडिपेंडेंस के बाद से 2 दशक तक जनरल इलेक्शंस एक साथ हुए, यानी इस देश में साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए हैं जहां पे लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शंस एक साथ हुए लगभग 2 दशक तक। तो 1951 से 52, 57, 62, 67 इन सारे ईयर्स में जब भी इलेक्शंस हुए तो लोकसभा और विधानसभा दोनों के इकट्ठे हुए, यानी साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए। धीरे धीरे लेकिन ये जो सिंक्रोनाइज इलेक्शंस की साइकिल थी ये ब्रेक हुई। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो ये था कि सिर्फ एक ही नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की डोमिनेंस थी, उसी का रूल था, उसी का बोलबाला था, और जो रीजनल पार्टीज़ थी वो ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं थी। दूसरा सबसे बड़ा इसका कारण था इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का आर्टिकल 356 बोलता है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है तो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट की जो पावर है उसको ले सकती है, यानी उस सरकार को गिरा सकती है और स्टेट में जो भी काम करना है, मतलब वो पावर जो है वो अपने हाथ में ले सकती है। अब यहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि एक ही पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी, एक ही पार्टी का रूल था, उसी की तूती वो लगती थी, तो जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानती थी तो कई बार हमने ऐसे भारतीय इतिहास में देखा है कि उस सरकार को गिरा दिया जाता था। तो ये इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ है आर्टिकल 356 का। तो ऐसे में भारत में बहुत सी लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी जिनको 1968 और 69 में प्री मैच्योरली, यानी 5 साल के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही डिसॉल्व कर दिया गया। इसके साथ साथ भारत में एक बार लोकसभा भी 1970 में डिसॉल्व हुई है। इसको मैंने नो कॉन्फिडेंस मोशन में अच्छे से कवर किया है, उसको ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि 1983 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी पहली एनुअल रिपोर्ट में रिकमेंड किया कि इस देश में साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए, लोकसभा के और जो स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उनके। इसी के साथ साथ आपके पास 2015 में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, लॉ एंड जस्टिस, इसने अपनी 79th रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस काफ़ी ज़रूरी हैं लॉन्ग टर्म में गुड गवर्नेंस को प्रोवाइड करने के लिए।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई ऐसी कमेटीज़ हैं जिन्होंने ऑलरेडी साइमल्टेनियस इलेक्शंस को रिकमेंड किया है। अब देखिए यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शंस में जहाँ पे बोला जा रहा है कि पूरे इंडिया में लोकसभा और अलग अलग स्टेट्स की जो विधानसभाएं हैं उनके चुनाव एक साथ करवाए जाएं। यहाँ पे कुछ लोग इसका पक्ष लेते हैं, कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनके क्या पॉजिटिव्स हैं, अगर इस देश में साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं तो उसके क्या पॉजिटिव्स हैं, और फिर हम देखेंगे उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्यों कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं और क्यों कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। विस्तार से हम अच्छे से इन दोनों चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव्स की, कि क्यों कुछ लोग समर्थन करते हैं कि इस देश में साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए। सबसे पहला आता है फाइनेंशियल बेनिफिट्स। देखिए, जब भी एक चुनाव कंडक्ट कराया जाता है तो बहुत सा पैसा खर्च होता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च होता है, सबसे पहले पोलिंग स्टेशन को सेटअप करना और नेसेसरी जितने भी अरेंजमेंट्स हैं पोलिंग बूथ्स में और काउंटिंग सेंटर्स में, उन सब को सेटअप करने में बहुत पैसा लगता है। दूसरा, जितने भी पोलिंग पर्सनल होते हैं या काउंटिंग स्टाफ होता है, जो लोग वहाँ पे आपको दिखते हैं जो पूरे की पूरे इस प्रोसेस को कंडक्ट करा रहे होते हैं, तो उनको भी PADA पेमेंट करना पड़ता है, तो उसके लिए भी पैसा खर्च होता है। फिर ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट करनी पड़ती है। जितने भी आपके पास पोलिंग स्टाफ है, काउंटिंग स्टाफ है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपके पास ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ जो आपके पास इलेक्शन के मटेरियल है, बैलेट बॉक्सेस हैं, आजकल हमारे यहाँ पे EVM VVPAT, इन सारों के ट्रांसपोर्ट के लिए भी आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, तो उसमें भी पैसा खर्च होगा। इसके साथ साथ टेम्परेरी इलेक्ट्रिकल फिटिंग और टेलीफोन फैसिलिटीज़ देने पड़ती हैं। जो भी पोलिंग बूथ्स होते हैं, काउंटिंग सेंटर्स होते हैं, वहाँ भी पैसा लगता है। इसके साथ साथ परचेज ऑफ इलेक्शन मटेरियल जैसे कि इंडेलिबल इंक है, अमोनिया पेपर है, इन सारी चीज़ों को ख़रीदने में, क्योंकि ये इलेक्शन के समय यूज़ किए जाएंगे, तो वहाँ पर भी पैसा खर्च होता है। और फिर उसके अलावा और भी काफ़ी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आते हैं जो कि ज़रूरी हैं पोलिंग और काउंटिंग के स्मूथ कंडक्ट के लिए, ताकि अच्छे से पोलिंग भी हो जाए और काउंटिंग भी हो जाए। इसके लिए और भी जितने खर्चे आते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स हैं। अभी तो वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो इलेक्शन कमीशन करता है। इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज करोड़ों अरबों का पैसा पानी की तरह चुनावों के समय बहाती है। अब अपने इस बात को पर्सपेक्टिव देने के लिए मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में अ वूपिंग 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ पे स्पेंड किए गए थे सिर्फ और सिर्फ एक 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए। तो ये 60,000 करोड़ में वो सारे पैसे आते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने खर्च किए और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खर्च किए इलेक्शंस को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए। तो एक चुनाव में ही 60,000 करोड़ रुपया खर्च होता है। आप सोच सकते हो भारत की राजनीति की क्या परिस्थिति है। तो यहाँ पे जब साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो यहाँ पे बार बार ये सारी अरेंजमेंट्स नहीं करने पड़ेंगे। जितना भी पैसे का खर्चा हर बार चुनावों में अरेंजमेंट के लिए करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ेगा। एक ही बार सारी अरेंजमेंट्स की जाएंगी, उसमें लोकसभा का भी निपट जाएगा, विधानसभा का भी निपट जाएगा, तो इतनी ज़्यादा अरेंजमेंट्स नहीं करने पड़ेंगी। दूसरा आता है एजुकेशन पर्सपेक्टिव। अब आप सब जानते हैं कि पोलिंग बूथ जो है वो ज़्यादातर स्कूल्स में लोकेटेड होते हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है। तो यहाँ पे स्कूल्स में जो बच्चे हैं उनको छुट्टी दे दी जाती है, तो इससे उनकी जो एजुकेशन है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा कि अब देखो 5 साल में कितने चुनाव आएंगे, कितनी बार उनको छुट्टियाँ मिल जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि जिस दिन चुनाव है उसी दिन छुट्टी मिलेगी, इवन उससे पहले भी प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर छुट्टी ऑलरेडी दे दी जाती है। तो इससे जो बच्चों की एजुकेशन है उस पर भी असर पड़ता है। इसके साथ साथ जो स्कूल का स्टाफ और टीचर होता है उनकी भी इलेक्शन ड्यूटीज़ लगती हैं, तो इससे भी जो एजुकेशन है उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जो कि एक टीचर की प्राइमरी ड्यूटी है। उसके बाद आता है हिंड्रेंस इन वर्क। अब देखिए, इस देश में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कई ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिन्हें इलेक्शन ड्यूटीज़ असाइन कर दी जाती हैं, तो इसकी वजह से जो उनकी अपनी नौकरी है वो काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी जो है वो इलेक्शंस को कंडक्ट कराने में लगा दी गई। तो इसलिए उनका जो काम है उसमें भी ये हिंड्रेंस क्रिएट करता है, एक ऑब्स्टेकल जो है वो क्रिएट करता है, और वो अच्छे से अपनी जो एफिशिएंसी से अपना जो काम है वो नहीं कर पाते हैं। फिर हमारे यहाँ पे एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है? देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़, कैंडिडेट्स और पूरी की पूरी जो इलेक्शन मिशनरीज़ है, इंक्लूडिंग जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, उन सारों के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो इन सब के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। इन सारों को वो गाइडलाइंस मानने पड़ती हैं। ये क्यों ज़रूरी हैं? देश में या स्टेट में एक फ्री,
और फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराना। लेकिन ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ये गवर्नमेंट जो है उसे रिस्ट्रेन करता है, रोकता है कुछ चीज़ें करने के लिए, जैसे कि कोई भी फाइनेंशियल ग्रांट जो है किसी भी फॉर्म में या किसी भी प्रकार का जो प्रॉमिस है रिलेटेड टू फाइनेंशियल ग्रांट, ये अनाउंस नहीं किया जाएगा जब एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। कोई भी फाउंडेशन स्टोन नहीं ले किया जाएगा किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी स्कीम का इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय। फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है या प्रोविज़न है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ का, इस प्रकार के कोई भी प्रॉमिस नहीं दिए जाएंगे। फिर कोई भी एडहॉक अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, ना तो किसी गवर्नमेंट में ना पब्लिक अंडरटेकिंग्स में। तो अब ये चीज़ें क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं ताकि चुनावों के टाइम, अब जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना वो चुनावों के ही समय लगता है कि जब इलेक्शंस हैं उससे कुछ दिन पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो भैया जो आपने करना था वो 5 साल करना था। अब जो आपने 5 साल करा है उसके हिसाब से जनता आपको जज करेगी। अगर जनता जज करे, क्योंकि इस देश में यार जाति और धर्म जो है ना उसी के ऊपर कई लोग हैं जो वोट दे आते हैं। इतने घटिया, इतने बेहुदे भी इस देश में कई लोग हैं जो सिर्फ जाति और धर्म देख कर ही वोट दे आते हैं। इसीलिए उन स्टेट्स में जहाँ पे जाति धर्म देख के वोट दिए जाते हैं वहाँ पे सबसे बेवकूफ़, सबसे वाहियात पॉलिटिशियन देखने को मिलते हैं जिनको कुछ नहीं पता, राइट। अब अभी आप देखो इस देश में ऐसे कुछ पॉलिटिशियंस हैं कि चंद्रयान 3 आया, तो चंद्रयान 3 में कह रहे हैं कि जो भी साइंटिस्ट चंद्रयान 3 में गए हैं उनको हम धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि वो अच्छे से वापस आ जाए। ओ भाई, रोवर है ये, यहाँ पे कोई साइंटिस्ट नहीं गया है। लेकिन इस देश में मतलब ऐसे भी पॉलिटिशियंस हैं और जनता इनको चूज़ कर रही है, ठीक है। अब क्योंकि बात चंद्रयान 3 की आ गई है तो मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट MCQ को भी मैंने कवर किया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप देख रहे हो कि जहाँ पे जाति और धर्म के नाम पे वोट दिए जाएंगे वहाँ पे इस प्रकार के नमूने पॉलिटिशियन निकल कर आएंगे। तो क्या फिर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए या स्टेट या देश के लोगों के लिए ये काम करेंगे? नहीं करेंगे भाई, इनके पास विज़न ही नहीं है। क्या विज़न है इनके पास? इसलिए जब भी वोट देना है तो जाति और धर्म देख के नहीं देना है, बल्कि नेता का विज़न देख के देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या काम करेगा, युवाओं के लिए क्या काम करेगा, महिलाओं के लिए, बूढ़ों के लिए क्या काम करेगा, एनवायरनमेंट के लिए क्या काम करेगा, एजुकेशन के लिए क्या काम करेगा, ये चीज़ें देख के देना है। ये सारे लोग ध्यान रखें। तो अब जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तब कोई मतलब नहीं बनता है कि आप इस प्रकार की चीज़ें हरकतें करें। आपके पास 5 साल का समय था, आपने उसमें जो किया है वो बतेरा है। अब ऐसा हो सकता है कि आप इस प्रकार की बातें करें और उससे फिर जनता को लालच आ जाए। जैसे कई लोग लालच देते हैं ना, कई नेता लालच देते हैं, तो ऐसे लालच में आप वोट ले जाएं और उसके बाद फिर जब सरकार बन जाए तो उसके बाद तुम भूल जाएं, जो कि अमूमन इस देश के नेता भूल ही जाते हैं, राइट। तो इसलिए जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तब आप इस प्रकार की चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस देश में कितने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्टेट का चुनाव आया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, सेंटर का चुनाव आया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। तो इससे जो गवर्नमेंट है उसको भी रिस्ट्रेन किया जा रहा है। तो जब एक ही बार चुनाव हो जाएंगे तो बार बार वहाँ पे रिस्ट्रेन नहीं करना पड़ेगा। एक ही बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, उसके बाद 5 साल दबा के मेहनत करो, काम करो, देश के लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, एजुकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करो। उसमें आपको कोई भी रोक नहीं लगाई जाएगी अगर आपके पास साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं तो। फिर आता है वोटर्स विल बी मोर कॉन्शियस। अब देखिए, वैसे ये जब चीज़ें मैंने पढ़ी तो मेरे को भी थोड़ी अजीब लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर इस देश में भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिकताओं के लोग हैं, पूरी दुनिया में ही अलग अलग प्रकार की मानसिकताओं के लोग हैं। तो ऐसी कई रिसर्च स्टडीज़ निकल कर आई हैं कि क्योंकि इस देश में इतने ज़्यादा चुनाव होते हैं तो इन चुनावों की खबरें देख देख के कई लोग जो हैं वो ऊब जाते हैं, तो फिर वो इलेक्शंस को ना फॉर ग्रांटेड लेने लग पड़ते हैं। लेकिन इस प्रकार की कई ऐसी स्टडीज़ हैं जिन्होंने ये बताया है, इन खबरों को देख देख कर ही या इलेक्शंस में पार्ट ले लेकर ही देश की जनता में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इलेक्शंस को फॉर ग्रांटेड लेने लग पड़ते हैं। उनको इंटरेस्ट ही नहीं रहता है इलेक्शंस में, राइट। इवन लॉ कमीशन का भी कहना है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो हैं वो वोटर टर्नआउट जो है उसे बूस्ट करेगा, क्योंकि जब साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो ये एक कन्वीनियंट वे होगा वोटर के लिए कि वो एक ही बारी में अपने विधानसभा के और लोकसभा के जो वोट हैं उन्हें दे सकते हैं। तो इससे वोटर जो है वो ज़्यादा कॉन्शियस बनेगा, वो इलेक्शंस को ग्रांटेड लेना छोड़ देगा। फिर हमारे यहाँ पे एनवायरमेंटल इश्यूज़ आते हैं। अब एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या हैं? देखिए, इस देश में हम सब जानते हैं कि चुनावों के समय अपने आप को प्रमोट करने के लिए रैलियां कराई जाती हैं पॉलिटिशियंस के द्वारा। उसमें लाखों का पैसा, करोड़ों का पैसा जो है वो पैम्पलेट्स देने में, उनको प्रिंट कराने में उसमें यूज़ किया जाता है। तो पैम्पलेट जो हैं वो किससे बनेंगे? पेड़ों से बनेंगे, और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं तो इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटेंगे, ये एक चीज़ है। दूसरा कि जब वहाँ पे पैम्पलेट्स वगैरह उनका यूज़ हो जाता है, रैलियाँ हो जाती हैं, तो उनको ऐसे ही नीचे फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एनवायरनमेंट जो है वो भी डर्टी होता है। हमारे जो सराउंडिंग्स होती हैं, उस जगह की जो सराउंडिंग्स होती हैं वो भी
डर्टी होती हैं, गंदी हो जाती हैं। तो जब इस देश में साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं होंगी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, लेकिन एक ही बार होंगी 5 साल में। और इस प्रकार से जो ये डर्ट फैलाई जा रही है, या इतना जो मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ किया जा रहा है, इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो ये इसके पॉजिटिव्स थे। अब हम बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स की, कि क्यों कुछ लोग कहते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस इस देश में नहीं होने चाहिए। सबसे पहले बात आती है रीजनल पार्टीज़ की। अब जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं उनका ये डर है कि अगर मान लो साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं तो उसमें हम लोकल इश्यूज़ को स्ट्रांगली नहीं उठा पाएंगे सेंटर स्टेज में। जैसे कि हम इंडिविजुअली जब स्टेट के इलेक्शंस होते हैं उसमें उठाते हैं, वो हम तब नहीं उठा पाएंगे जब साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे। ये एक बात आती है। दूसरा, कुछ रीजनल पार्टीज़ का कहना है कि नेशनल पार्टीज़ के आगे एक साथ हम compete नहीं कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्शन एक्सपेंडिचर की बात हो या इलेक्शन स्ट्रेटेजी की बात हो। ये भी एक कारण है कि कई लोग साइमल्टेनियस इलेक्शंस का विरोध करते हैं। इसके साथ साथ IDFC इंस्टीट्यूट की 2015 की एक रिपोर्ट है जिसमें उसने कहा कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं तो 77% चांसेस हैं कि जो जनता है वो एक ही पार्टी को चुनेगी, स्टेट में भी और सेंटर में भी। जबकि अगर यही चुनाव साइमल्टेनियस इलेक्शंस ना होते हुए 6 महीने के अंतराल में कराए जाएं, यानी मान लो आज सेंटर के इलेक्शन होंगे, 6 महीने के बाद स्टेट के इलेक्शन होंगे, तो तब यहाँ पे ये जो 70% चांसेस थे एक ही पार्टी को वोट देने के दोनों इलेक्शंस में, सेंटर में भी और स्टेट में भी, वो चांसेस कम होके 66% रह जाते हैं। तो ये भी एक फैक्ट है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो हैं वो एक पार्टी को ज़्यादा फेवर कर सकता है, और ख़ासकर वो जो पार्टी होगी वो एक नेशनल पार्टी होगी कंपैरिजन टू जो रीजनल पार्टीज़ हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। फिर आता है लॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रिक्वायर। तो जब भी इस प्रकार की साइमल्टेनियस इलेक्शंस की अगर बात होती है इस देश में, तो वहाँ पे काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। कई आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ बाकी भी जो रिलेवेंट एक्ट्स हैं उन्हें भी अमेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स की भी ज़रूरत है। अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक इश्यूज़ को देखते हैं। सबसे पहले आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। मान लीजिए एक सरकार बनी, सेंटर की सरकार बनी, स्टेट की सरकार बनी। स्टेट की सरकार में बनने के बाद 6 महीने के बाद यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया। ये जो सरकार है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गई। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है उसको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भी खबरों में था, इसे भी मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। उन दोनों को जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब जब ये सरकार गिर गई तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि 6 महीने के अंतराल में चुनाव होंगे। जब 6 महीने के अंतराल में चुनाव होंगे तो फिर यहाँ से जब चुनाव होंगे वहाँ से उसका टेन्योर जो है वो देखा जाएगा। तो इस हिसाब से ये तो दोबारा वही चीज़ बन जाएगी कि मतलब मान लो आज आपने साइमल्टेनियस इलेक्शन बना दिए, लेकिन कल को कहीं पे भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है ये दोबारा हिंडर हो जाएगी, दोबारा ये ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का विरोध करते हुए कई लोग कहते हैं कि हम चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज करना है? नो कॉन्फिडेंस मोशन की जगह हम कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को ला सकते हैं। क्या है ये कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? देखिए, कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो होता है कि इस केस में गवर्नमेंट तभी रिमूव की जाएगी अगर जो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट है उसके पास कॉन्फिडेंस है। यानी ओपोजिशन की जो पार्टियां हैं अगर वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे अपना कॉन्फिडेंस प्रूव कर सकती हैं तो ही जो गवर्नमेंट है उसे रिमूव किया जाएगा, ऐसे नहीं किया जाएगा। तो ये है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन से ऊपर उठ के कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ चल सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी सजेस्ट किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि हमारे पार्लियामेंट हाउस और असेंबलीज़ जो हैं वहाँ पे इस प्रकार के जो मोशंस आते हैं इनका नंबर भी लिमिट किया जा सकता है। कि ऐसा नहीं है कि आप हर 6 महीने में नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आ रहे हैं, इनका जो नंबर है इसे भी लिमिट किया जाना चाहिए। ये एक पहला इशू आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। दूसरा आता है हंग हाउस या हंग असेंबली। क्या होता है? जब भी कोई पार्टी सरकार बनाने के लिए जो एक मेजॉरिटी है, हमारे देश में अलग अलग प्रकार की मेजॉरिटीज़ होती हैं, स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी और इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी। क्या होती हैं ये मेजॉरिटीज़? क्या फ़र्क होता है इन चारों में? इनको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, आप ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन पॉलिटी, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो जब भी एक पार्टी मेजॉरिटी सिक्योर नहीं कर पाती है सरकार बनाने के लिए, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो असेंबली बनती है वो हंग असेंबली बनती है, या जो पार्लियामेंट हाउस बनता है वो हंग पार्लियामेंट हाउस बनता है। तो इस केस में कहा जाता है कि प्रेसिडेंट सेंटर के चुनाव में और गवर्नर स्टेट के केस में ये एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है जो लार्जेस्ट पार्टी है उसे, कि वो अपनी प्री
यानी चुनाव से पहले या पोस्ट चुनाव के बाद जो अलायंस है, जैसे हमारे यहाँ पे एनडीए एक अलायंस है, हमारे यहाँ पे यूपीए एक अलायंस है। यूपीए कैसे बना था, किस प्रकार से यूपीए ने सरकार चलाई, और क्यों आज के समय ऐसी पार्टी जो एक समय यूपीए के साथ रही हैं वो आज इसका विरोध करते हैं या क्रिटिसिज्म करते हैं। राइज एंड फॉल ऑफ यूपीए, इसको मैंने कल एक वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पे देखो यार, पढ़ाते पढ़ाते जो जो चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बताता रहता हूँ कि भैया ये चीज़ भी मैंने कवर कराई है, वो भी कवर कराई है ना। तो फिर देखने होंगे तो देख लीजिएगा, अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी चीज़ आप तक पहुँचाई जाए। तो यहाँ पर इस प्रकार के जितने भी प्री या पोस्ट पोल अलायंस हैं उनको प्रेसिडेंट या गवर्नर अपॉर्चुनिटी देता है लार्जेस्ट पार्टी को कि अपने प्री या पोस्ट पोल अलायंस के साथ सरकार बनाए। अगर मान लो सरकार उसके बावजूद भी नहीं बनती है तो यहाँ पे फिर सारी की सारी पार्टीज़ को बुला के मीट की जाती है, होल पार्टी मीटिंग होती है। अगर मान लो ये करने में भी सारी पार्टियाँ फेल हो जाती हैं तो वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो मिड टर्म इलेक्शंस कराने पड़ेंगे तो दोबारा वही बात आ गई कि एक बार चुनाव हुए, अब यहाँ पे हंग असेंबली बन गई, अब तुम्हारा मिड टर्म इलेक्शंस कराने पड़ेंगे, तो फिर यहाँ पे दोबारा वो जो सिंक्रोनाइजेशन है वो अलग होगी, ख़राब होगी। तो यहाँ पर तर्क ये दिया जाता है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमने पहले कहा था कि भाई 6 महीने के अंतराल में सरकार बनी, तो अब आप ये कह सकते हैं कि इनके पास जो समय है वो 5 साल नहीं है, 6 महीने के बाद बनी है तो अब ये 4.5 साल है। मतलब जो उसका टेन्योर रहेगा उतने ही टेन्योर तक इनकी सरकार रहेगी, ऐसा किया जा सकता है। ठीक है ना, कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो सेंटर का चुनाव हुआ मार्च 15 में, राइट, और स्टेट का चुनाव हुआ मार्च 15 में। इसके बाद अब जो स्टेट है यहाँ पे हंग असेंबली बन गई, और मान लीजिए कि सितंबर 15 में यहाँ पे नई सरकार बनी। तो अब यहाँ पे जो 5 साल के बाद चुनाव होंगे तो कब होंगे, वो होंगे आपके पास मार्च 20 में। तो अभी ऐसा तुम ये नहीं कहोगे कि यहाँ पे भैया सितंबर 15 में सरकार बनी है तो सितंबर 20 में हम चुनाव कराएंगे, नहीं। आपका जो टेन्योर है वो कब तक रहेगा, वो मार्च 20 तक ही रहेगा, जो पहले की लोकसभा या फिर असेंबली का क्या था, टेन्योर था। तो यहाँ पे मिड टर्म इलेक्शंस इस प्रकार से ये जो हमारी पूरी की पूरी सिंक्रोनाइजेशन है इसको अफेक्ट नहीं करेंगे। तो ये एक दो कुछ बेसिक इश्यूज़ थे। तो ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। यहाँ पे हमने देखा कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस, वन नेशन वन इलेक्शंस हैं क्या, क्यों इसकी ज़रूरत है, क्या इसकी क्रिटिसिज्म है, और कौन कौन से कुछ बेसिक इश्यूज़ हैं और उनका क्या सॉल्यूशन है। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, इसलिए आपके सहयोग की, आपकी अप्रिसिएशन की हम अपेक्षा करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, नो कॉन्फिडेंस मोशन, राइज एंड फॉल ऑफ यूपीए और तमाम जिन वीडियोज़ का मैंने जिक्र किया इस लेक्चर में, उन सारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार उन्हें जरूर चेक करिएगा। और जीके करंट अफेयर की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।